देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, जो डिवाइस थी आपका अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज़ पोटेंशियोमीटर। वहाँ हमने क्या देखा था कि कैसे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं एक मीटर ब्रिज नाम की डिवाइस की हेल्प से। और वो डिवाइस किस प्रिंसिपल पे वर्क करती थी? वो प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आज एक दूसरी प्रैक्टिकल डिवाइस और हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। तो देखो, इस डिवाइस के नाम से ही मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये पोटेंशियो को मेजर करने वाली डिवाइस होगी। पोटेंशियो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और मीटर मतलब कोई भी डिवाइस के आगे अगर मीटर लगा हुआ है, किसी भी चीज़ के आगे मीटर लगा हुआ है, तो उससे वो एक मेजरिंग डिवाइस बन जाती है। जैसे सिंपल मीटर स्केल है, लेंथ मेजर करने यूज़ करते हैं। थर्मामीटर है, टेम्परेचर मेजर करने के काम में लेते हैं। ठीक है, ऐसे और भी एमीटर है, करंट को मेजर करने काम लेते हैं। ठीक है, तो वैसे एक पोटेंशियोमीटर डिवाइस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। तो सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली डिवाइस के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ऑलरेडी एक डिवाइस है, वो कि वोल्ट मीटर है, वो भी तो आपने बताई थी। तो अब ये नई डिवाइस का क्या यूज़ है? देखिए, इसका यूज़ हम बताएंगे आपको। यूज़ क्या है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही मेजर करते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको मेजर करवाना है, वो पोटेंशियोमीटर से मेजर करवाना है। अभी इसका डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा कि वोल्ट मीटर से बेटर क्यों है पोटेंशियोमीटर। तो पहले हम वोल्ट मीटर ऑलमोस्ट आपने पढ़ रखा है, और दोबारा मैं जब इसका डिफरेंस बताऊंगा तो मैं एक बार और क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है और कैसे हमें ये किसी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। जब हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, देन वी मूव टू द वोल्ट मीटर। हम वोल्ट मीटर के पास चलेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे, तो आप खुद ब खुद इसका आंसर दे देंगे कि ये क्यों एक्यूरेट डिवाइस है। देखिए, कल वाला जो आपका वुडन बोर्ड था मीटर ब्रिज में, वैसा ही वुडन बोर्ड है। अब थोड़ा उसकी जो विड्थ है, ब्रॉडनेस है, वो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 मीटर का वायर यूज़ नहीं करते हैं, 4 से लेके 10 मीटर तक का वायर, 4 मीटर टू 10 मीटर लेंथ का वायर यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इसका आंसर भी जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम मिलेंगे। इसके लिए देखो, हमें 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर नहीं होने वाला। आज हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फिर सेंसिटिविटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और साथ में फिर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, होता क्या है कि यहाँ से लेके आप एक लेंथ वायर यूज़ कर लीजिए यहाँ तक। 4 to 10 है तो आपकी इच्छा है तो आप 6 मीटर भी ले सकते हैं, 8 मीटर भी ले सकते हैं। बस यहाँ से यहाँ ये 1 मीटर हो गया, उसके बाद इसको आप यहाँ से घुमा दीजिए, ये अगला 1 मीटर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ ये कंटिन्यूस वायर चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से मान लो मैंने इतना घुमा दिया, ये इसका एंड आ गया। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ये हो गया ए बी पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। यहाँ से ए बी लेंथ हो गया, नाम दूंगा मैं पोटेंशियोमीटर वायर, ये मैं इसको नाम दे दूंगा। आगे बात समझ में? ठीक है, ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हमारे सामने भी ये 6 मीटर लेंथ का एक वायर हमने ले लिया। अब ये तो हो गया इसका वुडन बोर्ड पे वायर अपने अटैच कर रखा। ये एलॉय का बना होगा। क्यों एलॉय का बना होगा? जो रीजन हमने मीटर ब्रिज में बताया था वही रीजन यहाँ पे है। दूसरा, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा। क्यों होगा? जो रीजन आपका मीटर ब्रिज में मैंने आपको बताया वही रीजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। इसको प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी या ऑक्सिलेटरी बैटरी बोलते हैं। साथ में एक रियोस्टेट लगा दिया और उसको साथ ऐसे। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इसका प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं।
देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें और अगर अपन सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो इसका कंस्ट्रक्शन हमारे नहीं है। हमें इसका प्रिंसिपल आना चाहिए और प्रिंसिपल आने के बाद में हम इसका एप्लीकेशन दो हमारे सिलेबस में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी हमने ईएमएफ की बैटरी लगा दी इसके साथ, तो इससे क्या हुआ प्लस टू माइनस करंट फ्लो हो रही है। ये हमने क्यों यूज़ किया रियोस्टेट? रियोस्टेट आपको बता रखा है क्योंकि ये अगर हमारा करंट है, हमें वेरी करना है, करंट इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। यानी इसकी हेल्प से हम हमारे करंट को कंट्रोल करेंगे जो इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल देखने के लिए हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर का यूज़ लिया। अब एग्जाम्पल लेके समझे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, और फिर इसको थोड़ा थ्योरेटिकल भी हम देखेंगे। एक वोल्ट मीटर ले लिया, ठीक है, इसके साथ एक जोकी अटैच कर दी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि जो आपका ये सेल है वो 20 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सेल जो कनेक्ट है किसके साथ, ए बी वायर के क्रॉस, जो वायर पूरा का पूरा किस में है, सीरीज़ में है। ध्यान रखना ये पूरा वायर सीरीज़ में है। इसका रेजिस्टेंस जो वायर का है वो लेंथ के साथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ रही है, वो किस में लेंथ बढ़ रही है, वो सीरीज़ में बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ए टू बी एक सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है, जिस रजिस्टर का नाम हम दे देंगे RAB, न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे हमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। कौन सा वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखो ये वोल्ट मीटर है, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ये बैटरी ईएमएफ आपने पढ़ा है 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। यानी अगर मैं यहाँ पे 220 मान लो और इस पॉइंट का मैं 200 मान लो, तो मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ 200 वोल्ट है, तो कितना हुआ, 20 पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ भी मान लीजिए, यहाँ 120 मान लीजिए या 100 मान लीजिए, तो भी आंसर 20 आएगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है वो हमने कितना मेंटेन रखा है, 20 से 0 मेंटेन कर रखा है। ठीक है, अब सपोज मैंने इस वोल्ट मीटर का एक एंड तो यहाँ ए पे अटैच किया और दूसरा एंड भी यहाँ जो मूवेबल एंड है उसको भी मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब देखो दोनों पॉइंट क्या हो गए हैं, दोनों एंड्स जो है वोल्ट मीटर के वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। यानी ये भी पॉइंट 20 वोल्ट पे है और ये वाला पॉइंट भी 20 वोल्ट पे है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे रीडिंग कितनी आएगी, 0 वोल्ट की। 20 - 20 कितना हुआ, 0 आंसर आ गया। इसलिए ये रीडिंग कितना दिखाएगा, 0 वोल्ट दिखाएगा। अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इसको स्लाइड करवाओ। आप मान लो स्लाइड करके यहाँ तक लेके आए, इस एंड को आप स्लाइड करके यहाँ तक लेके आए। जैसे इसको यहाँ तक आप लेके आए तो आप क्या किया, आपने ये लेंथ ऐड कर दी, एक लेंथ ऐड कर दी, और आपने फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि लेंथ अगर है तो रेजिस्टेंस आ गया है। यानी यहाँ से अब रेजिस्टेंस आ गया है, इसके थ्रू यहाँ से कोई करंट आई फ्लो होके जा रही थी, अब यहाँ पे लेंथ ऐड हो गई तो रेजिस्टेंस भी आ गया, यानी आई भी है आर भी है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देगा। मान लो यहाँ से यहाँ आते ही आपका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने कितना देखा, 19.5, यानी यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल 0.5 ड्रॉप हो गया है। इसका मतलब अब इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे तो क्या आएगा, 0.5 वोल्ट आएगा। आगे समझ में, इस तरह से हमें ये वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। ठीक है, फिर मान लो इस एंड को मैं और आगे ले गया जहाँ पे ये 18 वोल्ट है, जहाँ पे कितना ये 18 वोल्ट है, तो अब एक एंड 20 पे है, एक 18 पे, तो ये कितना दिखाएगा, 2 वोल्ट दिखाएगा। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ 5 है, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 1 है, और यहाँ लाओगे तो ये लास्ट में 20 वोल्ट आपको दिखा देगा। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप मूव करते जा रहे हो, वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो, इस वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट मीटर में इंक्रीज होता जा रहा है। सो वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू L हम बोल सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आऊँगा, वो कांस्टेंट क्या हो गया K। ठीक है, V इजिकल टू के एल, K इजिकल टू यहाँ से देखिए क्या हो गया आपका, ये आपका प्रिंसिपल आ गया है, ये आपका प्रिंसिपल आ गया है कि लेंथ के साथ साथ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर की लेंथ के अक्रॉस आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस 0 से 0.5 2 4 10 20 आता जाएगा। ठीक है, K इजिकल टू V अपॉन क्या हो गया, L हो गया। तो ये V अपॉन L है, इसको याद कीजिए, हमारे पास पहले भी ये वर्ड आया था dV अपॉन डी आर, याद कीजिए E इजिकल टू माइनस dV अपॉन डी आर, जिसका नाम क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट उसका नाम था। तो ये K क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी SI यूनिट अगर आप देखोगे तो ये है वोल्ट और डिवाइड में क्या है, मीटर। तो ये वोल्ट पर मीटर आपका इसका SI यूनिट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यानी इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे मूव करोगे तो देखो यहाँ से स्टेडी करंट फ्लो हो रही है, आई तो क्या होगा, पूरे वायर के थ्रू सेम फ्लो होने वाली है, वायर के थ्रू क्या हो रहा है, सेम फ्लो होने वाली है, आई कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके पॉइंट्स को आगे बढ़ाओगे, इसको स्लाइड करा के आप आगे लेके आओगे, तो लेंथ क्या होती जाएगी सर्किट में, आपके इस वाले सर्किट में लेंथ ऐड होती जाएगी। लेंथ ऐड होना मतलब रेजिस्टेंस ऐड होना, और रेजिस्टेंस ऐड होना मतलब पोटेंशियल ऐड होना। इसका मतलब L के साथ V की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो वी कैन से दैट V इज प्रोपोर्शनल टू L। यही हमारा प्रिंसिपल है। एक तरीका और है इसको लिखने का कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इज इक्वल टू I, R की वैल्यू क्या होती है, रो L अपॉन ए होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू, यहाँ देखिए I मैंने कहा था कि इस पूरा वायर सीरीज में लगा हुआ है, एक स्टेडी करंट यहाँ से हम फ्लो कर रहे हैं, तो I कांस्टेंट है। वायर किसी एलॉय का है जिसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द वायर, रो भी कांस्टेंट हो गया। और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का बना हुआ है, यानी इसकी थिकनेस मोटाई एक ही है, यानी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द वायर। तो यानी ये सब कांस्टेंट है। तो जब मेरे पास इतने कांस्टेंट आ गए और साथ में एक इक्वल का साइन आ गया, तो मैंने प्रोपोर्शनल लिया और लेंथ आपकी बच गई जो आप वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया पोटेंशियोमीटर का। अब इन्हीं प्रिंसिपल का हेल्प लेके हम क्या करने वाले हैं, दो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एक एप्लीकेशन तो क्या है, हमारी EMF निकालना। क्या निकालना, EMF निकालना। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। EMF निकालने वाली जो एप्लीकेशन है उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दो सेल देंगे। एक सेल का EMF हमें पता होगा और दूसरे सेल का EMF है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। किसका यूज़ करके, पोटेंशियोमीटर वायर का यूज़ करके। तो अब आपको अगर प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, अब मैं वो पूरा का पूरा लेंथ का वायर यूज़ नहीं करने वाला, वो डायग्राम इतना बड़ा नहीं बनाने वाले। हमने उस पोटेंशियोमीटर वायर को AB नाम दे रखा है, तो मैंने ये AB वायर ले लिया, सीरीज़ में लगा हुआ है तो ये सीरीज़ में है। और यहाँ से हमने एक सेल ले ली जो अभी मैंने इस तरफ ड्रॉ की थी, प्राइमरी सेल जिसे हम बोल देते हैं, प्राइमरी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी। ठीक है, ये इस तरह से की देना चाहो तो की दे सकते हो, इस तरह से मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो रियोस्टेट जो था हमारा वो भी यहाँ लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं और इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका वो रियोस्टेट आ गया है जिसको पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं या करंट कंट्रोलर भी बोलते हैं। पहला क्या है, हमें EMF निकालना है। अब देखो, इस एप्लीकेशन में आपको दो सेल दिए रखे होंगे। जैसे एक सेल तो मैंने आपको ये दे दिया E1 और एक सेल E2 दे दिया। इन दोनों सेल को भी आपको बैटरी के पॉजिटिव एंड से ही कनेक्ट करना है, इसका पॉजिटिव और ये इसका पॉजिटिव कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या है कि इनमें से खुद की करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, सेल की ही करंट यहाँ से इनके +2 - जानी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से मैंने
ये टू वे की ले ली है और बीच में मैंने एक कनेक्शन लिया जिसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है नल डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, और इसको मैं स्लाइड कराऊंगा, ठीक है, अलोंग दिस पोटेंशियोमीटर वायर। बड़ा सिंपल है, आप समझते जाइए, बड़ी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक एक बात ध्यान से सुनते जाइए, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसको ऑन कर दो आप, ये तो ऑन करके छोड़ दो, ये तो हमें ऑन ही चाहिए। तो सिंपल क्या हो रहा है, प्लस टू माइनस जो करंट आ रही है, तो ये यहाँ पे सर्किट दोनों ही क्या है, ऑफ है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं आने वाली, अभी ये नॉर्मल रखा हुआ है, बस सिंपल प्लस टू माइनस करंट ऐसे फ्लो होके जा रही है। बात हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें इसमें से एक नॉन है, यानी जिसकी वैल्यू हमें पता है, वो मैंने E1 ले लिया। दूसरा मेरे लिए क्या है, अननोन है, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैंने E1 लिया। अब देखो E1 के लिए मैंने पहले ये की क्लोज की, ये जब मैं की क्लोज करूंगा तो ये वाला जो सेल है E1 सेल, इट इज़ नाउ द पार्ट ऑफ द सर्किट। अब ये सर्किट का पार्ट हो गया है, E2 स्टिल आउट ऑफ द सर्किट, क्योंकि अभी आपने उसकी की ऑन नहीं की है, तो ये सर्किट का पार्ट नहीं है, केवल ये E1 ही पार्ट है। तो अब देखो यहाँ पे दो सर्किट बन गए, एक तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया और दूसरा ये सेकेंडरी सर्किट हो गया। अब हमने क्या किया कि हमें पता है कि इसकी लेंथ के अक्रॉस आप चलोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। अब मुझे ये नोन है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम में आप इसको एग्जाम्पल लेके मत लिखना, अभी मैं लिखता हूँ साइड में, ये नोट्स आप प्रिपेयर करोगे। मान लीजिए ये 1.5 वोल्ट का है, क्योंकि मुझे एक का वैल्यू पता होती है, ये मैंने 1.5 वोल्ट का ले लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या करोगे, आप यहाँ से इसको स्टार्ट करोगे, इधर डिफ्लेक्शन देखोगे, फुल डिफ्लेक्शन आएगा, इधर डिफ्लेक्शन देखो, इधर फुल डिफ्लेक्शन आएगा। आप क्या करोगे, आप इधर स्लाइड करोगे। अभी आपने प्रिंसिपल पढ़ा है कि जैसे जैसे लेंथ ऐड होती जाएगी वैसे 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 क्या होगा, आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आया, मान लो कि ये लेंथ बढ़ रही है और लेंथ के साथ कौन बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। इधर देखो सेल लगा हुआ है, अब देखो ये दोनों एक तरह से देखो तो ये दोनों एंड्स, यानी अगर मैं ये जे लग दूँ जो की स्लाइड की है, तो आपको देखो ए जे दिख रहा है यहाँ से, और इधर से भी ये ए और जे दिख रहा है, यानी ये वाला पार्ट और इधर से ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप जैसे से इस लेंथ के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, आपकी लेंथ बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट योर पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज, और ये पोटेंशियल इंक्रीज होता होता 1.5 वोल्ट पहुंच गया। जैसे ये 1.5 वोल्ट पहुंच गया, आप क्या देखोगे, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो दोनों तरफ देखो, इधर भी 1.5 है और ये आपने कहा था आपके पास वैल्यू पता है उसकी, तो ये भी 1.5 है, यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल दोनों पैरेलल में है, दोनों का इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, यानी गैल्वेनोमीटर के इस एंड का 1.5 है और गैल्वेनोमीटर के इस एंड का भी कितना है, 1.5 है। इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, तो हुआ क्या, आपके गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट जाने के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब इसके इधर भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है, तो इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाले, यानी ये बैलेंस कंडीशन आ गई है। यानी अब ये जो लेंथ आई है इस सिचुएशन में, L1 लेंथ विच इज़ बैलेंसिंग लेंथ, क्या बोलेंगे इसको हम, बैलेंसिंग लेंथ बोलेंगे, ठीक है। यानी अब ये E1 जो है वो बैलेंस हो गया किसके अक्रॉस, L1 लेंथ के अक्रॉस हो गया। तो मैंने ये लिख दिया E1 प्रोपोर्शनल टू L1। ये कैसे लिख दिया सर आपने, ये तो आप लोग बताया नहीं, बताया था ना अभी, ये बताया था मैंने आपको, हाँ ये बताया था आपने, पर आपने तो V बताया था, आपने तो E लिख दिया। कैसे लिख दिया, देखिए आप याद कीजिए, हमने वो पढ़ा था, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था, E = V + IR। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और जब सेल में से करंट नहीं फ्लो होती है, when I = 0, there is no current through the cell, in that condition your V = E। आपका E और V बराबर होता कि नहीं होता है, तो मैं V यूज़ करूं या E यूज़ करूं, एक ही बात है। अभी हमने E ले रखा तो मैंने E यूज़ कर लिया। सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रही, कहाँ फ्लो हो रही बताओ, क्योंकि ये बैलेंस हो गया है, ये डिफ्लेक्शन जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आ रही है,
यानी इस सेल में से कोई करंट फ्लो के नहीं आ रही थी, पहले आ रही थी, पहले इसमें से करंट ऐसे आ रही थी, लेकिन आपने इसको बैलेंस करने के बाद इसमें से कोई करंट नहीं आ रही है। इसका मतलब इसमें से कोई करंट नहीं है, इसका मतलब E और V बराबर है, तो मैंने E1 प्रोपोर्शनल टू L1 ले लिया, कहीं दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्या लेके आएंगे, कांस्टेंट अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट KL1, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या करो, इसको यहाँ से रिमूव कर दो और इसको अब अटैच कर दो। नाउ दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट। अब आपका ये सर्किट का पार्ट है। दोबारा क्या करो, आप स्लाइड करो। देखो इसके पास EMF तो होगा ही, इसके पास EMF तो होगा ही। हाँ, अब ये ध्यान रखना होगा कि मान लो ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, तो आपका जो E2 है मस्ट बी लेस देन 6 वोल्ट, ये होना ही चाहिए, वरना इसके क्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। अभी हमने देखा था कैसे मेंटेन है। अगर आपने ये 7 वोल्ट ले लिया तो इन दो वायर के किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस आप चेक कर लो, 7 वोल्ट तो मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 2 पॉइंट्स ये वाले हैं, इनके अक्रॉस ही 6 वोल्ट है। लेकिन आपने ये 7 वोल्ट का यूज़ कर लिया, तो उसके लिए तो आपको और लेंथ चाहिए, और आपको और लेंथ यहाँ गिवन नहीं है, तो आप उसका EMF नहीं निकाल सकते। यानी अगर आपका कहीं इस पॉइंट पे नल पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने जो सेल लिया है वो सेल आपका 6 वोल्ट से ज़्यादा है। तो जिसका भी EMF आप निकालना चाहो, वो सेल का EMF आपकी जो ऑक्सिलरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी है, उससे कम ही होना चाहिए। आगे बात समझ में? इसलिए हम इसकी वैल्यू लेस देन 6 वोल्ट यूज़ करेंगे, या वी कैन से अगर ये E है तो हम इसको प्रैक्टिकल लिख देते हैं इस तरह से, यानी ये E से कम ही E2 होना चाहिए, अदरवाइज इस पे बैलेंसिंग लेंथ आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब आपने E2 जो अननोन लिया है, अब ये इसके पास EMF तो है, इससे कम है, तो कहीं ना कहीं किसी भी लेंथ पे ये बैलेंस तो होगा। यानी जैसे मान लो इसका 3 वोल्ट है, तो यहाँ 1.5 मिला आपको, तो इसका आगे मान लो यहाँ 3 वोल्ट मिलता नहीं मिलता अभी हमें नहीं पता है, पर ये मान लो कि इसका कुछ ना कुछ बैलेंसिंग लेंथ मिलती। तो ये लेंथ मैंने मान ली अब L2 है, जिस पे ये E2 बैलेंस हो रहा है। तो अब यहाँ से देखो, इसी की तरह मैंने यहाँ लिख दिया E2 = K L2, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने दे दें। हमारा काम ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं करना है। E1 अपॉन E2 दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, KL1 KL2, K से K कैंसिल। अब देखो E2 की वैल्यू हमारे पास अननोन है, ये आपको बताया कितना है। L1 L2 आप फिजिकली मेज़र कर सकते हैं लैब के अंदर, तो इसको आप L2 अपॉन L1 इंटू E1, ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम किसी सेल का EMF निकाल सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन। इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन CBSE में 1 मार्क 2 मार्क में आए हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में इसका जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि CBSE में आप कुछ मिस ना कर जाओ। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन पे। उसमें हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी आपको एक सेल गिवन होगा और उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना होगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का यूज़ आपको करना है। चीज़ें बड़ी आसान है, देखो मैं कह रहा हूँ फिज़िक्स को आप इजी लीजिए, इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट के साथ समझना होता है, चीज़ें देखनी होती है, उसको एक अलग अप्रोच के साथ उसको हैंडल करनी पड़ती है, तब चीज़ें हमें बड़ा इजी लगती है। सबके लिए डिफ़िकल्ट होती है स्टार्टिंग जब पढ़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना मन से पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, बारीक बारीक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ध्यान होने चाहिए, वो ध्यान रहेंगे तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आइए अब दोबारा से वही हमारा एक पोटेंशियोमीटर लेना है। ये लेंथ मैंने AB ले ली इस बार। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे सेल लगा रहा हूँ। ठीक है, वही सेल पॉजिटिव एंड कनेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना, सारे एक के साथ पॉजिटिव, सारे एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए। ये EMF है जिसका इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। साथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे
एक रेजिस्टेंस बॉक्स इस बार यूज़ किया है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब यहाँ से जो रेजिस्टेंस मैं सिलेक्ट करूँगा जिसकी वैल्यू मुझे पता होगी, यानी ये मेरे लिए नॉन है, अननोन नहीं है, ठीक है। और इस तरह से मैंने वो की दोबारा से ले ली, एक गैलोमीटर ले लिया। तो पहला स्टेप तो मेरा वही है, कि मैं पहले क्या करने वाला हूँ, मैं इसके अंदर पहले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, पहले स्टेप में पहले जैसे अभी हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाली थी ई के लिए, पहले वो बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेते हैं। लेट L1 उसकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई है, ठीक है। क्योंकि देखो करंट बैलेंसिंग लेंथ, इसको ऑन करोगे बैलेंसिंग लेंथ आएगी, तब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी, जब इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी तो E और V क्या है, बराबर होते हैं। तो मैंने E इक्वल टू क्या ले लिया, E1 इक्वल टू L1 ले लिया, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आ गया E1 इज इक्वल टू K L1। इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दी। आगे बात समझ। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब इसको आपको ऑन रखना है और इसको आपको इंसर्ट करना है। ध्यान रखना, पिछले वाले केस में हमने एक को ऑन रखा तो एक को ऑफ रखा, फिर दूसरे को ऑन रखा तो पहले वाले को ऑफ रखा। अब आपको दोनों एक साथ अटैच रखना है, यानी ये सर्किट आपका कंप्लीट रहेगा। अब क्या करने वाले हो, अब देखो थोड़ा यहाँ से होगा कि अब यहाँ से अगर ये सेल देखोगे आप, तो अब इसको आप बैलेंस जब करना चाहोगे तो बैलेंस करने जाओगे तो सेल में से करंट अब जीरो नहीं होगी, क्योंकि पहले जो करंट आ रही थी वो करंट इसके थ्रू आके इसमें जा रही थी और उसके पास रास्ता था नहीं। लेकिन अगर अब आप इसका डिफ्लेक्शन इसमें जीरो ले आते हैं, इस बैलेंसिंग लेंथ कुछ ढूंढते हैं दोबारा से और इसका डिफ्लेक्शन आप जीरो ले आते हैं, इसका मतलब इस तरफ कोई करंट नहीं आ रही, यहाँ से कोई करंट गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ से तो रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता तो खुला हुआ है, ये रास्ता खुला हुआ तो करंट क्या होगी, इस तरह से तो कंटिन्यूस फ्लो होती रहेगी। यानी इस सेल में से अब करंट जाती रहेगी, इस सेल में से अब करंट जाती रहेगी, यानी अब E और V अब आप इक्वल नहीं बोल सकते, अब आप E और V इक्वल नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें V मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, V मिलेगा, E नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, पोटेंशियल आपका यूज़ करेगा, ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने से यहाँ की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो E की जगह नहीं, हम V यूज़ करेंगे और वो बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, देखो अब आएगा V, देखना डायग्राम में क्लियर करता हूँ। अब जब आप बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे वो L2 जो आएगी वो L1 से कन्फर्म कम आएगी। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो क्या आएगी, L1 से कन्फर्म कम आएगी L2, यानी L2 इस केस में आपको लेस देन L1 मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है, क्योंकि पहले वाली जब लेंथ आपने ली थी वो E1 के अकॉर्डिंग ली थी और अब आपका E और V बराबर नहीं है, तो अब आप वापस V लोगे जैसा आपने प्रिंसिपल पढ़ा है। लेकिन अब V और E के बारे में आपको पता है कि जब करंट फ्लो होती है तो ये क्या होगा, ये टर्म नेगेटिव है जो E में से सब्ट्रैक्ट होगी, यानी V जो मिलेगा वो E में से कुछ कम होके मिलने वाला है। यानी V किसके बराबर है, E में से कुछ वैल्यू कम होगी, यानी ये कंडीशन बनने वाली है। तो V कम हो गया तो अगर मान लो ये सेल 1.5 का है तो अब मान लो आपको V उससे कम ही मिलेगा 1.4। अब कम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब उसको बैलेंसिंग लेंथ भी आपको कम ही चाहिए, इसलिए आपका ये L2 पे ख़त्म हो जाएगा, L1 से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू आपका इस केस में L2 आ जाएगा और V इज इक्वल टू K L2। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। आगे बात समझ में। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये E1 अपॉन V इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखो मैंने दोनों में K लिया, क्यों लिया है कि देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम एक वायर का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, पूरे वायर का निकालते हैं। दोनों केस में आपने सेम वायर ही तो यूज़ किया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग क्या हुआ कि पर सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जैसे यहाँ ये मान लो 20 वोल्ट की है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 वोल्ट डिफरेंस है। अगर ये मान लो वायर 2 मीटर का होता, ये वायर 2 मीटर का होता, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आप निकालोगे तो 20/2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट
पर मीटर आता, यानी हर 1 मीटर ट्रेवल करोगे तो आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। के से के कैंसिल हो गया। E1 E का फॉर्मूला देखो, E इसको E नॉट यूज़ कर लो, चलो एक ही बात है। E का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा है, देखो ये वाला फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूँ, सबने पढ़ा है। इसको थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूँ, ये भी सबने पढ़ा है, ठीक है। E इजिकल टू आई आपने कॉमन ले लिया, क्या आया R प्लस आर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं ये वाली फॉर्म यहाँ लिख रहा हूँ, यानी आई R प्लस आर। ओम्स लो, V इजिकल टू क्या होता है IR, ये मैंने IR लिख दिया, इजिकल टू L1 अपॉन L2। हमने कोशिश ये की है कि जो वैल्यू हमारे लिए नॉन है या जिनको हम मेज़र कर सकते हैं प्रैक्टिकली लैब के अंदर, उनकी टर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से R अपॉन R 1 हो गया और इधर से ये R प्लस आर। ये बात मेरे ख्याल में सब बच्चों को समझ में आ गई है, क्योंकि R एलसीएम लोगे तो आपका R प्लस आर अपॉन आर, R एलसीएम लोगे तो R प्लस आर आ जाएगा, ये L1 अपॉन L2, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए। अब आप क्या कीजिए, उसको इधर ले जाइए, तो ये R अपॉन आर इजिकल टू L1 अपॉन L2 -1 हो गया। R अपॉन आर इजिकल टू L2 आपने एलसीएम ले लिया, ये L1 माइनस L2 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो R को इधर छोड़ दीजिए और ये L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2 को मल्टीप्लाई भेज दीजिए कैपिटल R। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया है। तो देखो इसमें जो आप टर्म्स देखोगे L1, L2, L और R, वो तीनों आप यहाँ पे फिजिकली मेजर, प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और इससे आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R है वो हम निकाल सकते हैं। बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट में भी आते हैं, इसमें नीट में भी आए हुए हैं और जी मेंस में भी आए हैं, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन हो गई है। अब देखो ये पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से बेटर क्यों है, सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर का मीनिंग क्या होता है, और कैसे हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बेसिस पे CBSE के, नीट के, जी मेंस के क्वेश्चंस भी हम अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा वीडियो इसका और लंबा हो जाता है, लेकिन हम इसको अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।